Dear my friends, my name is Abhi Pandey. In this class, we learned about Mycobacterium tuberculosis. तो आज हम बात करेंगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। लेकिन हमने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किया था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इंट्रोडक्शंस के बारे में, उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था, फिर कैसे मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन उसका कैसे होता है, कैसे वह फैलता है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हमने वहाँ पे चर्चा कर लिए थे। यहाँ तक कि हमने जब क्लासिफिकेशन की बात किया था तो हमने वहाँ पे बात किया, मैंने आपको बताया था पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस तक मेरा वहां पे वीडियो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से, उसके बाद में रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, उसके बाद लैबोरेटरी डायग्नोसिस की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होगा, आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल को विजिट करके आप वहां से उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे हमने बात किया, मैंने आपको बताया था पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या, कि मतलब लंग्स में होगा वह टीबी जो हमें इन्फेक्ट करेगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइक्रोबैक्टीरियम का जो बैक्टीरिया हमें वह इन्फेक्ट करेगा वह हमारे लंग्स में इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। मतलब एक्स्ट्रा मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये लंग्स के बाहर हमें टीबी कॉज करवाएगा। जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हमें लंग्स के बाद, मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हमें लंग्स के बाहर टीबी कॉज करवाएगा। कहां कहां पे कैसे क्या कॉज करवाएगा उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या सारी चीजें हैं। देखिए, अफेक्ट अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अदर ऑर्गन में यह अफेक्ट या उसे इफेक्ट करेगा, वहां पे टीबी कॉज करवाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कहां पे, लिम्फ नोड में। ठीक है, लिम्फ नोड पे या टीबी कॉज करवाएगा। ठीक है, लिम्फ नोड कहने का मतलब क्या, लिम्फ नोड आपके कई जगहों पे होते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आपके नेक के पास में एक ऐसे छोटी से आपकी मतलब गोली समान होगा, आप उसको ऐसे यूं टच करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा, वहां पे भी आपको वह टीबी कॉज करवाएगा। कहाँ पे, लिम्फ नोड में। ठीक है, और लिम्फ नोड में जब टीबी कॉज करवाएगा तो वहां पे देखिए क्या होगा, लिम्फ नोड में अगर होगा तो पेनलेस स्वेलिंग होगी ऑफ द लिम्फ नोड, मतलब लिम्फ नोड में स्वेलिंग, मतलब लिम्फ नोड जो है वह मतलब स्वेल कर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ स्वेल किया है, लेकिन आपको वह पेन नहीं करेगा, उससे आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा। कहाँ पे, लिम्फ नोड में। ठीक है, उसके बाद टीबी आप अपर ईयर में, मतलब टीबी आप अपर ईयर में कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि मतलब यह लैरिंक्स, फेरिंग एंड एपिग्लोटिस में भी वहां पे टीबी कॉज करवाएगा। ठीक है, एयरवे के थ्रू। ठीक है, उसके बाद अगर वह क्या बोलते हैं, वह हार्ट में भी टीबी कॉज करवाएगा। क्या, हार्ट में, अगर हार्ट में टीबी कॉज करवा रहा है या हार्ट में टीबी हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे चेस्ट पेन होगा। जाहिर सी बात है, जब हमारे हार्ट में होगा, हार्ट के मसल डैमेज होंगे, वहां पे जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां पे हमें क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, अगर ब्रेन में हो रहा है, ठीक है, ब्रेन में अगर हमारे हुआ तो क्या होगा, बिहेवियर चेंज होगा। मतलब अगर किसी पेशेंट की ब्रेन में अगर टीबी हो रही है, ब्रेन टीबी, आपने नाम सुना होगा ब्रेन टीबी के बारे में। ठीक है, तो ब्रेन टीबी में अगर मतलब किसी पेशेंट को ब्रेन टीबी हो रहा है तो उसमें क्या होगा, उस पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं करेगा पेशेंट। ठीक है, उसके बाद में स्कल्टन टीबी या बोन टीबी कह सकते हैं उस चीज को। ठीक है, वहां पे हिप या स्पाइन में भी आपके टीबी होंगे। ठीक है, तो जो ये सारी चीजें मुझे नहीं पता था एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ठीक है, मुझे सिर्फ पल्मोनरी पता था। टीबी का जब मैं टीबी का नाम सुनता था तो सिर्फ मुझे यही पता था कि टीबी जो है वह सिर्फ और सिर्फ लंग्स में होता है। ठीक है, लंग्स के अलावा मुझे नहीं पता था कि और भी जगह पे होता है, लेकिन हाँ आप लोग जान लें कि लंग्स के अलावा भी टीबी होता है। जैसे आपके लिम्फ नोड हो गए, एयरवे में हो गए, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, बोन हो गया या स्केलेटन हो गया, उसके बाद जॉइंट में भी होता है। ऐसे कई सारी जगह पे और जगह पे टीबी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ इन्फेक्शन की। किसके, स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब क्या क्या स्टेज हैं इसके फैलने के। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं। प्राइमरी स्टेज में देखिए क्या होता है, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा। ठीक है, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एल्वुलाई, मतलब एल्वुलाई के थ्रू हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया, और उसके बाद जो सिम्टम शो करेगा वह 1 to 2 वीक में वह सिम्टम शो करेगा। एग्जिबिट सिम्टम 1 to 2 वीक। प्राइमरी कंडीशन में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर इंटर किया एल्वुलाई के थ्रू। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इन एल्वुलाई, मतलब एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एल्वुलाई, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्वुलाई के पास गया, पहुंचा, तो वह सिम्टम 1 to 2 वीक में शो करेगा। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं लेटेंट स्टेज की। ठीक है, देखते हैं लेटेंट स्टेज क्या है।
ठीक है। बैक्टीरिया इंगल्फ्ड बाय मैक्रोफेज, लेटेंट स्टेज में मैक्रोफेज के द्वारा बैक्टीरिया इंगल्फ कर ले जाएगी, ठीक है। बैक्टीरिया इंगल्फ्ड बाय मैक्रोफेज और लिव्स इन डोरमेंट फेज, नो स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन। मतलब मेरे कहने का मतलब है मैक्रोफेज जो है वह बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ करने के बाद में वह बैक्टीरिया मैक्रोफेज के ही अंदर रहेगा, लिप्स उसी के अंदर रहेगा, लेकिन ना ही यह स्प्रेड मतलब ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा, ना ही वह इंफेक्शन कॉज करेगा, बस वह डोरमेंट स्टेज में रहेगा। अगर हम डोरमेंट स्टेज की बात करें तो कह सकते हैं वह निष्क्रिय अवस्था में मैक्रोफेज के अंदर रहेगा। ओके, मेरी बात समझ में आई। लेटेंट कहने का मतलब बैक्टीरिया इंगल्फ्ड बाय मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के द्वारा बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया गया, किसको, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, और वह मैक्रोफेज के अंदर रहेगा डोरमेंट फेज में, वह ना तो अपनी संख्या को बढ़ाएगा, ना ही वह इंफेक्शन कॉज करेगा। ओके, आपको बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं एक्टिव स्टेज की, ठीक है। एक्टिव स्टेज देखिए नाम से क्लियर है एक्टिव, तो एक्टिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लेटेंट में हुआ है निष्क्रिय, डोरमेंट फेज में था, मतलब ना ही अपनी संख्या को बढ़ा रहा था, ना ही वहां पे वह इंफेक्शन कॉज कर रहा था। ओके, तो एक्टिव कहने का मतलब हो गया इम्यून सिस्टम वीक, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है। अब कब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो इम्यून सिस्टम जो वीक होने की कंडीशन कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कब कब इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो हमारे अंदर वह आएगा, उसको मैं रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आपको बताऊंगा। बस यहाँ पे आप जानिए एक्टिव स्टेज में इम्यून सिस्टम वीक, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, मेक यू रिस्क शो सिम्टम, मतलब जब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगेगी और हमें सिम्टम शो करेगा। मैंने आपको क्या बताया, लेटेंट फेज में बैक्टीरिया मैक्रोफेज के द्वारा बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया गया। अब मैक्रोफेज के अंदर बैक्टीरिया डोरमेंट फेज में, मतलब वह ना ही स्प्रेड कर रहा, मतलब ना ही मल्टीप्लाई कर रहा, ना ही इंफेक्शन कॉज करवा रहा है। अब वहीं पे जब एक्टिव स्टेज हुआ, मतलब जो ही हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, तुरंत वह मैक्रोफेज के अंदर से वह एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में वह तुरंत अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा, 2 से 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करने लगेगा, मतलब उसकी संख्या में अपनी मल्टीप्लाई करने लगेगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद में वह हमारे अंदर इंफेक्शन कॉज करवाएगा, उसके बाद में हमें सिम्टम्स आपको शो होने लगेंगे उस पेशेंट के अंदर। ओके, स्टेज इन्फेक्शन की बात मैंने कल बता दिया आपको। प्राइमरी की बात किया, मतलब प्राइमरी में जब माइक्रोऑर्गेनिज्म एल्बुलाई के पास पहुंचेगा तो वह सिम्टम 1 से 2 वीक में आपको शो कर देगा, ठीक है। लेटेंट की बात किया, लेटेंट में मैक्रोफेज के द्वारा उस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को इंगल्फ कर लिया गया, और उसमें बैक्टीरिया सिर्फ डोरमेंट फेज में रहेगी, ना ही वह स्प्रेड करेगी, ना ही वह इंफेक्शन कॉज करेगी। ओके, अब एक्टिव स्टेज में बात किया कि वही जब डोरमेंट फेज में रहेगा तो जो ही हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, मतलब कहने का मतलब यह मौका देख रहा था कि अगर इनकी इम्यूनिटी वीक होने के बाद तुरंत मैं इनके ऊपर हावी हूं, ठीक है। अब मैक्रोफेज के अंदर है, अब आप कहेंगे कि मैक्रोफेज के अंदर है, ठीक है, तो मैक्रोफेज ने उसे तोड़ के डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर दिया, वह तोड़ के डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगे जिस कंडीशन में मैक्रोफेज के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, वह पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय नहीं होता, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसको मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी में अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पे आपको इस चीज की चर्चाएं करूंगा कि क्यों वह पूर्ण रूप से वहां पर डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्या कारण होता है, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि जो भी बैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर डोरमेंट फेज में है, आपकी इम्यूनिटी वीक हुआ, तुरंत डोरमेंट फेज से एक्टिव फेज में आ गया, एक्टिव फेज में आने के बाद उसने अपनी संख्या को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद वह तुरंत इंफेक्शन कॉज करवाएगा, अब आपको सिम्टम्स शो होने लगेंगे। ओके, आपको एंटीबायोटिक इन्फेक्शन की बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। इसी को पैथोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में कि कैसे माइक्रोबैक्टीरियम या टीबी का बैक्टीरिया हमारे अंदर आया, क्या क्या सारी चीजें किया, अब कैसे वह हमें इंफेक्शन कॉज किया टीबी का, ठीक है। तो चीज को हम देखते हैं, तो देखते हैं क्या है, एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, मतलब हमारे अंदर वह बैक्टीरिया या हमारे अंदर वह टीबी का जो भी बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम है वह हमारे अंदर इंटर कैसे किया, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा, ठीक है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहने का क्या मतलब हो गया, मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब कोई इंफेक्टेड पर्सन बात करेगा, मतलब बोलेगा, छींकेगा, खांसेगा, उससे कुछ आपके ड्रॉपलेट, उसके माउथ से कुछ वाटर जैसे होंगे वहां पे, मतलब लार या स्लावा के कुछ ड्रॉपलेट आपको ईयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब वहां पे जब कोई नॉर्मल पर्सन जाएगा, ठीक है, अब वहां पे उसे बात कर रहा होगा या बात करते टाइम ही जब वह इनफेक्ट, सपोज दैट जैसे
मान लीजिए ये 2% है, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो मार्कर है मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है टीबी से, ठीक है। ये रेड वाला मार्कर नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। अब देखिए ग्रीन वाला मार्कर मतलब इन्फेक्टेड पर्सन इससे बात कर रहा। अब इसके बात करते टाइम इसके माउथ से कुछ जाहिर सी बात है आपके कुछ ड्रॉपलेट निकलेंगे, या माउथ से कुछ आपके मतलब वाटर के रूप में, मतलब वाटर के कुछ ड्रॉपलेट, मतलब वाटर नहीं रहते, मतलब कैसे लार या स्लावा ऐसे करके उससे कुछ ड्रॉपलेट निकलेंगे। अब यह पेशेंट भी बात कर रहा था, इस पेशेंट यहाँ पे खड़ा यह भी बात कर रहा है। तो सपोज दैट यह जब बोल रहा था इसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकले वह इसके माउथ में चले जाए, या कहीं पे मतलब आपके माउथ पे किसी हिस्से पे हो, तो उसने वह इस चीज को इंगल्प कर लो, उसे पता तो चलेगा नहीं, लेकिन उसने इंगल्प कर लिया। या सपोज दैट वह बोल रहा है, तो बोलने के बाद में वह ड्रॉपलेट कुछ एयर्स में सस्पेंड रहेंगे, ठीक है। अब वह एयर्स में सस्पेंड रहेंगे, ठीक है। तो जब वो सांस लेगा तो जाहिर सी बात है उसके थ्रू नॉर्मल पर्सन में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं ड्रॉपलेट निकले, मतलब ड्रॉपलेट के थ्रू होंगे। ड्रॉपलेट मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो कि वाटर की बूंद को ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो उसी की तरह वह भी होगा, ठीक है। तो वह एंट्री किया। अब एंट्री करने के बाद वह क्या करेगा उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव जो हमारे अंदर वह ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के रूप में एंटर करेगा। तो क्या होगा देखिए, बैक्टीरिया इज ट्रांसमिटेड टू एल्वुलाई थ्रू एयरवे, ठीक है। बैक्टीरिया ट्रांसमिट होगा एल्वुलाई के थ्रू, सॉरी एयरवे के थ्रू, कहां पे, एल्वुलाई में, ठीक है। एंटर करने के बाद में वो एयरवे के थ्रू एल्वुलाई में पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिपोजिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, पहुंचने के बाद वह क्या होगा, डिपोजिट होगा एंड मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाएगा। सपोज दैट चार आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू 4 आए, ठीक है। अब वह क्या होंगे, चारों पहले डिपोजिट होंगे, कहीं पे जाके एक जगह बैठेंगे। बैठने के बाद 4 से अपनी संख्या 8 से 12 से 100 ऐसे करके अपनी संख्या को डेवलप करते जाएंगे। डिपोजिशन मतलब इकट्ठा होंगे, मल्टीप्लिकेशन मतलब अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फैगोसाइट बाई न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। अब उसके बाद जब अपनी संख्या को बढ़ाने लगेंगे तो क्या करेगा, तो उसके बाद भी जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज होंगे उस टीबी के बैक्टीरिया को वह डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे। मतलब जो न्यूट्रोफिल होगा और मैक्रोफेज हमारा होगा उस चीज को इंगल्प करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होगा कुछ हद तक, मतलब कुछ बहुत हद तक वह उस चीज को तोड़ के खत्म करने का प्रयास करेगा। उसके बाद क्या होगा, माइक्रोबैक्टीरिया इनहिबिट द मैक्रोफेज, ठीक है। अब माइक्रोबैक्टीरिया जो है वह मैक्रोफेज को इनहिबिट कर देगा फॉर फैगोलाइसोसोमल का मतलब हो गया उस चीज को फैगोसाइट करेगा, वहां से कुछ एंजाइम निकलेगा जो उस चीज को तोड़ेगा। मतलब देखिए फैगोलाइसोसोमल करने का मतलब है उस चीज को फैगोसाइट मतलब इंगल्प तो करेगा, इंगल्प करने के बाद में वह कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करेंगे जो कि उस बैक्टीरिया को किल तो करेगा, लेकिन उस बैक्टीरिया के किल करने के साथ साथ वह खुद की सेल को भी डिस्ट्रॉय करने लगेगा, ठीक है। खुद की सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो क्या करेगा, माइक्रोबैक्टीरिया जो है वह इनहिबिट कर देगा मैक्रोफेज के फैगोलाइसोसोमल की प्रक्रिया को इनहिबिट कर देगा, अब प्रोटेक्ट इनसाइड मैक्रोफेज, ठीक है। अब उसके बाद में उसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी गेट एक्टिवेट, और उसके बाद में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो हमारी है वह एक्टिवेट हो जाएगी सराउंडेड सेल फ्रॉम ग्रेनुलोमा, ठीक है। और सेल के चारों तरफ ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाएगा, ओके। सेल के चारों तरफ ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे CMI क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। यह जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है यह इम्यूनिटी का एक अलग पार्ट है जिसमें आपको इनेट, एक्वायर्ड या कई सारे इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव, कई सारी इम्यूनिटी के बारे में है। तो उसके बारे में भी आपको वीडियो है, तो आप जाके वहां से आप इम्यूनिटी के बारे में वीडियो देख सकते हैं कि क्या सारी चीजें क्या नहीं है। यहाँ पे इम्यूनिटी को मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बस इतना आप जान लीजिए कि सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी हमारी है वह एक्टिव हो जाएगी और सेल के चारों तरफ ग्रेनुलोमा काज हो जाएगा, मतलब ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखते हैं क्या है, स्टार्ट रेप्लिकेशन इन मैक्रोफेज, और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा मैक्रोफेज, स्टार्ट रेप्लिकेशन इन द मैक्रोफेज। ये आपका क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, ठीक है। अब हम बात करें रिस्क फैक्टर मतलब किस किस पेशेंट में यह होने के चांसेस काफी अधिक होते हैं, कैसे क्या सारी चीजें, उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट मोर रिस्क, स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट मोर रिस्क कहने का मतलब हो गया किसी पेशेंट को टीबी है, उसका स्पुटम चेकअप हुआ, स्पुटम चेकअप में वो स्पुटम पॉजिटिव आ गया। स्पुटम पॉजिटिव होने का मतलब कि वो हाईली
उसको बहुत मतलब कह सकते हैं कि हाईली टीबी है उसके, ठीक है, मतलब मोस्टली मतलब कह सकते हैं बहुत कह सकते हैं मतलब कि एक होता है ना कि मतलब टीबी का स्टार्टिंग स्टेज है या मतलब कह सकते हैं स्टार्टिंग शुरुआती है या मतलब कह सकते हैं बहुत मतलब लास्ट स्टेज में पहुंच गया, तो स्पुटम पॉजिटिव कहने का मतलब कि उसे बहुत गंभीर मतलब कह सकते हैं बहुत अधिक टीबी उसको है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि लगभग 80% के आसपास उसको टीबी पहुंच गया, ठीक है, स्पुटम अगर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। स्पुटम पॉजिटिव कहने के बाद स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट मोर रिस्क, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क होता है स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट के पास जाने पे, तो उसे नॉर्मल पर्सन को भी टीबी होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में लो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको भी होने के चांसेस होते हैं। अब आप कहेंगे किसकी इम्यूनिटी वीक होती है? एचआईवी की जो पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक कहने का मतलब क्या है? T4 लिम्फोसाइट उनके अंदर होता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है होता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको जो एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोवायरस जो है यह क्या एड्स कॉज करवाता है ना, तो एड्स वाले पेशेंट में जाहिर सी बात है एड्स वाले पेशेंट में क्या होता है? T4 लिम्फोसाइट हमारा होता नहीं है। T4 लिम्फोसाइट क्या है हमारा? जाहिर सी बात है यह मतलब जो हमारा यह क्या होता है, यह हमारी बीमारी से लड़ता है, तो यह एचआईवी का वायरस इस T4 लिम्फोसाइट को खा लेता है, तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी हमारी बहुत वीक होती है एचआईवी की कंडीशन में, ठीक है। पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन कहने का मतलब हो गया हम कोई अपने बॉडी का कोई ऑर्गन या अंग प्रत्यारोपण करे हो, या मतलब हम अपने कोई बॉडी का कोई भी हमने अंग मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो, तो उस समय भी या मतलब मान लीजिए मेरा कोई अंग मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट खराब हो गया, तो मतलब हमारी इम्यूनिटी वीक की जाएगी, और हमें मान लीजिए मैंने कोई अपना बॉडी का कोई पार्ट लगवाया, ठीक है, तो हमारी इम्यूनिटी वीक की जाएगी। अगर इम्यूनिटी वीक ना हो, हमारी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग हो, तो जाहिर सी बात है उस वह ऑर्गन को लेगा ही नहीं, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, तो इसलिए हमारी इम्यूनिटी को वहाँ पे वीक किया जाता है। तो वीक जब उस टाइम जब हमारी इम्यूनिटी वीक की जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमें आपकी टीबी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। रीनल फेल्योर हो जाए, डायबिटिक की कंडीशन में, स्मोकिंग जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है, ड्रग्स अब्यूज जाहिर सी बात है जो ड्रग्स लेते हैं उनकी भी, अल्कोहल जाहिर सी बात है अल्कोहल वाले पेशेंट की भी इम्यूनिटी वीक होती है। तो इतने सारे कंडीशन है जिसमें आपको आपके टीबी होने के काफी सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होगी। एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात हो गई, स्टेज ऑफ इन्फेक्शन की बात कर लिया मैंने, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लिया, उसके बाद रिस्क फैक्टर की हमने बात कर लिया। अब हम देखते हैं सिम्टम्स के बारे में, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स शो करेगा, ठीक है। सिम्टम्स की बात करते हैं। कफ, उस पेशेंट को कफ है, जैसे जिस पेशेंट को टीबी हुआ है जैसे तो उसको कफ आएगा, ठीक है, तो कफ आएगा तो कफ उसका 3 तरीके से होगा, या तो कफ उसका ड्राई हो, या म्यूकस हो, या ब्लड हो, ठीक है। या तो उस पेशेंट को जो कफ आ रहा है वह तो ड्राई कफ हो, या तो उस कफ में म्यूकस भी आ रहा हो, या तो हो सकता है उसे ब्लड भी आ रहा हो, किसके? आपके टीबी के पेशेंट में। और क्या होगा टीबी के पेशेंट में? टीबी के पेशेंट वाले को फीवर, नाइट स्वेटिंग, फटीग, बुखार होगा, रात को उसको पसीना भी आएगा, और वह कमजोरी भी महसूस करेगा। जाहिर सी बात है जब उसको इतनी सारी समस्या है तो कमजोरी होना स्वाभाविक बात है, ठीक है। वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, वेट लॉस होगा, जाहिर से जब लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया मतलब जो कब इनटेक कर रहा है, भूख उसको लगी ही नहीं रही है, तो स्वाभाविक बात है उसका वेट लॉस होगा ही, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? चेस्ट पेन। अब आप कहेंगे चेस्ट पेन क्यों होगा? जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे क्या बताया, हार्ट में जब होगा तो चेस्ट पेन ही होगा ना, चेस्ट पेन होगा टीबी में, ठीक है। तो चेस्ट पेन होगा, फ्लूइड अराउंड लंग्स, मतलब लंग्स की चारों तरफ फ्लूइड भर जाएंगे, या इनलार्जमेंट लिम्फ नोड हो जाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। इनलार्जमेंट लिम्फ नोड कहने का मतलब क्या हो गया? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहीं पे ही एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, जब लिम्फ नोड में हमारा टीबी होगा तो पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड, पेनलेस स्वेलिंग होगा मतलब लिम्फ नोड की साइज बढ़ जाएगी, मतलब स्वेल कर जाएगा, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, ठीक है। अब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। एक बार फिर से हम सिम्टम्स को देख लेते हैं। जो टीबी का पेशेंट होगा उसको जो कफ आएंगे वह कफ 3 तरीके का हो सकता है, या तो वह ड्राई हो, सूखा कफ हो, या तो उसमें म्यूकस हो, म्यूकस वाला कफ हो, या तो उसमें ब्लड हो। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में उसको फीवर भी होगा, पसीना भी रात को आएगा, नाइट स्वेटिंग होगी, और फटीग, कमजोरी भी, थकान भी वह महसूस करेगा। और क्या सिम्टम्स हो सकते? वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, चेस्ट पेन होगा, लंग्स की चारों तरफ फ्लूइड भरे होंगे, या और लंग्स क्या बोलते हैं, इनलार्जमेंट लिम्फ नोड होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, ठीक है। इतने सारे सिम्टम्स आपको टीबी के पेशेंट में देखने को मिलेगा।
आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो टॉपिक था वह यहीं पे समाप्त होता है सिम्टम्स तक। अब हम बात करते हैं लैब डायग्नोसिस के बारे में कि लैब डायग्नोसिस के अंदर कैसे उसको हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लैब डायग्नोसिस। ठीक है, लैब डायग्नोसिस की अब हम बात करते हैं। ठीक है, सैंपल कलेक्शन। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या सिंपल को कलेक्शन करेंगे, सैंपल जब लेंगे तभी तो हम उस चीज को डायग्नोस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए टीबी के पेशेंट में कौन कौन सा सैंपल हम ले सकते हैं। ठीक है, स्पुटम लेंगे जांच करने के लिए, स्पुटम लेंगे, ब्लड, यूरिन, नेजल स्वैब, लैरिंग स्वैब, सीएसएफ, पल्स, इतने सारी चीजें उसे हम ले सकते हैं। स्पुटम से भी जांच कर सकते हैं अगर कंडीशन हो जैसा भी हुआ। ठीक है, स्पुटम लेंगे, ब्लड भी लेंगे, यूरिन ले सकते हैं, नेजल स्वैब, लैरिंग स्वैब, सीएसएफ और बस इतनी सारी चीजें हम पेशेंट से लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर पेशेंट है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, अगर उस पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो उस समय हम क्या करेंगे। अगर उस पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो सैंपल क्या लेंगे, तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में हम 2 टाइम सैंपल हम कलेक्शन करते हैं किसका, स्पुटम का। ठीक है, तो स्पुटम का 2 टाइम हम सैंपल कलेक्शन करते हैं। एक स्पॉट सैंपल होता है, स्पॉट सैंपल जैसे मान लीजिए पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हमारे पास मतलब डॉक्टर के पास गया, पर्चा पे उसके पर्चे पे लिख के आ गया कि इसका स्पुटम जांच करना है। ठीक है, तो हमारे पास आया, हम देखेंगे तो सबसे पहले हम स्पॉट सैंपल लेंगे, मतलब तत्काल हम वहीं पे उसे हम स्पुटम लेंगे। ठीक है, मतलब सेम डे उसी दिन हम उसे सैंपल लेंगे। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट सैंपल हम कब लेंगे, अर्ली मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग में उससे हम नेक्स्ट सैंपल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे कि अर्ली मॉर्निंग जैसे आज आया, मान लीजिए हमारे पास आया, हमने स्पॉट सैंपल ले लिया, मतलब तुरंत उससे स्पुटम ले लिया। अब हम बोलेंगे भाई आपको दोबारा स्पुटम देने के लिए अब आप कल आइएगा, मॉर्निंग के टाइम आइएगा, मॉर्निंग के टाइम का आपका सैंपल हमें चाहिए जांच करने के लिए। ठीक है, तो 2 टाइम हम सैंपल स्पुटम का लेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में। ठीक है, उसके बाद में माइक्रोस्कोपी करेंगे तो वहां पे जिल नील्सन टेक्निक या जिल नील्सन टेक्निक का यूज हम करेंगे माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, माइक्रोस्कोपी पे हम जिल नील्सन टेक्निक यूज करेंगे, टेक्निक यूज करने के बाद उसका हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम कल्चर करेंगे, कल्चर में हम एलजी मीडिया, लोवेंसन जंक्शन मीडिया का हम यूज करेंगे। ठीक है, किसमें आपके इसमें जब हम कल्चर यूज करेंगे तो एलजी मीडिया का यूज हम करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉन्टूब टेस्ट के बारे में। ठीक है, मॉन्टूब टेस्ट को मॉन्टूब टेस्ट आपके फोर आर्म पे होता है, आपके यहाँ पे आर्म पे इस वाले पार्ट में होगा स्किन के ऊपर आपको पीपीडी का इंजेक्ट आपको क्या मतलब वहाँ पे वो फ्लूइड आपकी स्किन पे लगाया जाएगा, पीपीडी का प्यूरिफाइड डेरिवेटिव प्रोटीन आपका होता है, वो आपका लगाया जाएगा। आप प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव आपका होता है जो कि आपको लगाया जाएगा स्किन पे, और लगाने के बाद में आपको वहाँ पे एक सर्कल बनाई जाएगी, ऐसे यूँ हाथ पे सर्कल बना दी जाएगी। अब वहाँ पे 42 to 72 आवर्स बाद में वह आपको मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर वह आपका मेजर किया जाएगा और वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर होगा तो उस कंडीशन में पॉजिटिव या निगेटिव हम देखते हैं मॉन्टूब टेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, कैसे होता है मॉन्टूब टेस्ट, आपके 2 तरीके के होते हैं। एक टीबी स्किन टेस्ट क्या होता है मॉन्टूब टेस्ट में, मतलब मॉन्टूब ज्यादातर टीबी के लिए किया जाता है, तो स्किन टेस्ट से करते हैं। स्किन टेस्ट वही कहने का मतलब है कि स्किन में हमारे इंजेक्शन के थ्रू पीपीडी उसको हम इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब 42 से 72 आवर्स के बाद में उस चीज को हम बुलाएंगे, देखेंगे वहां पे स्वेलिंग और सारी चीजें हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन जिसका भी हम स्किन टेस्ट करेंगे वहां पे हम उसको मना कर देंगे कि तेल ऑयल या मतलब ऐसे शैम्पू या ऐसी सारी चीजें का यूज ना करें। वहां पे अगर ईचिंग या मतलब ऐसी सारी चीजें हो तो वहाँ पे उस चीज को खुजला या ईचिंग मतलब हो तो वहाँ पे उसको टेस्ट ना करें, बस ऐसे उसको छोड़ दे। ठीक है, तो मॉन्टूब टेस्ट करेंगे भाई आपके 2 तरीके होते हैं, टीबी स्किन टेस्ट होता है, स्किन टेस्ट होगा, एक ब्लड के थ्रू आपके मॉन्टूब टेस्ट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब जो टीबी स्किन टेस्ट होता है हमारा वह लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होता है, मतलब जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होता है। टीबी स्किन टेस्ट मतलब जो स्किन के थ्रू हम उस चीज को मॉन्टूब टेस्ट करते हैं या टेस्ट करते हैं टीबी का, वह लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होता है। अब आप कहेंगे कि लेटेंट टीबी इन्फेक्शन कहने का मतलब क्या होगा, इट मींस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, मतलब जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है बट नॉट शोइंग सिम्टम, मतलब वह सिम्टम शो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसे लेटेंट टीबी इन्फेक्शन भी कहते हैं या टीबी जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन कहते हैं या उसी को टीबी स्किन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो स्किन के थ्रू हम उस चीज को चेक करते हैं, अगर वह पॉजिटिव आया वहां पे मतलब स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गया, तो उससे हम यह पता करते हैं कि मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया इसके अंदर है और वह सिम्टम शो नहीं कर रहा है, मतलब वह किसमें डोरमेंट स्टेज में है। ठीक है, टीबी ब्लड टेस्ट
टीबी जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसका मतलब क्या हो गया, एक्टिव टीबी इन्फेक्शन, मतलब वो एक्टिव टीबी इन्फेक्शन उसको कहते हैं। इट मींस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन बॉडी, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एंड आल्सो शोइंग सिम्टम, और वह सिम्टम्स भी शो कर रहा है। ठीक है, मॉन्टूब टेस्ट दो तरीके से होते हैं, एक टीबी स्किन टेस्ट होता है, एक टीबी ब्लड टेस्ट होता है। टीबी स्किन टेस्ट को लेटेंट टीबी इन्फेक्शन भी कहते हैं और टीबी ब्लड टेस्ट को एक्टिव टीबी इन्फेक्शन कहते हैं। टीबी स्किन टेस्ट जो होगा उसमें बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होगा लेकिन वह सिम्टम्स को शो नहीं करेगा, और टीबी स्किन टेस्ट जो है वह टीबी ब्लड टेस्ट जो है वह एक्टिव इन्फेक्शन है, जिसमें बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट भी होगा, वह सिम्टम्स को भी शो करेगा। ठीक है, और उसके बाद में हम एक और टेस्ट करते हैं जो सीबी नेट है, सीबी नेट भी टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, जितने भी लैब डायग्नोसिस थे आपको सारे लैब डायग्नोसिस बता दिए गए कि क्या क्या हम टीबी की कंडीशन में करते हैं, कौन कौन सारी चीजें करते हैं। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में हमने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद में हमने स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स और लैब डायग्नोसिस की बात कर लिया है। उसके बाद में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन ऐसे करके और भी ड्रग्स का हम यूज इसमें करते हैं। तो ट्रीटमेंट हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, हम लोगों को ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना। तो इतना आप जान लीजिए कि हाँ, यहीं लैब डायग्नोसिस तक हमारा वीडियो था, यहीं पे हमारा टॉपिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का समाप्त होता है। आपको इससे संबंधित जितने भी डाउट्स होंगे उन सारे डाउट्स का मैं अपने चैनल पे मोस्टली वेलकम करता हूं। इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स होंगे वह आप हमें कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया होगा, वो आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मतलब जो हमने इंट्रोडक्शन और इसके क्लासिफिकेशन की बात किया था, वह जो पहला वीडियो है वह आप हमारे चैनल को विजिट करके वहां से देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, अब आपको इम्यूनिटी दोनों का लिंक दिया गया होगा, आप वहां से उस चीज को देख ली। देखने के बाद में अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।